नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि अखिलेश और लालू प्रसाद यादव के विरोध के बावजूद कन्हैया की यात्रा जारी क्यों रही। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्हैया ने राहुल गांधी को ऐसा क्या समझा दिया जो राहुल गांधी लालू प्रसाद और अखिलेश की बातों को दरकिनार करके भी कन्हैया को यात्रा करने की हरी झंडी दे दी। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस लालू प्रसाद के साथ दो चार करने में जुट गई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस कन्हैया और कृष्णा अल्लावरू के जरिए पूरे तरीके से, जी हां, पूरे तरीके से अब आरजेडी को चुनौती दे रही है। आप जरा याद करिए, कृष्णा अल्लावरू जब बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि अब कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं रहेगी, आरजेडी की बी टीम नहीं रहेगी, ए टीम रहेगी। सवाल यह उठता है कि कन्हैया और राहुल गांधी के बीच में बात क्या हुई है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार इस यात्रा का असली मकसद क्या है। ठीक है, वो कहते हैं रोजगार दो, पलायन रोको, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असली मकसद क्या है। 90 के दशक से आरजेडी के पीछे खड़ी होने वाली कांग्रेस अब क्या एकला चलो की तैयारी कर रही है या अपनी शर्त पर राजनीति करने के लिए आगे बढ़ रही है, या लालू प्रसाद को उनके कथन का जवाब दे रही है जिसमें लालू प्रसाद ने कह दिया था कि इंडिया गठबंधन का नेता बदल दिया जाना चाहिए, मतलब राहुल गांधी को बदल देना चाहिए। दरअसल बिहार की पॉलिटिक्स, महागठबंधन की राजनीति किस ओर जा रही है, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और कन्हैया जो यात्रा कर रहे हैं अकेले और उनका साथ कृष्णा अल्लावरू दे रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी दो भागों में विभक्त है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कन्हैया कह क्या रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। ये ऐतिहासिक स्थान को हम लोगों ने इसलिए चुना है कि बिहार के इतिहास को देखते हुए बिहार का वर्तमान और बिहार का भविष्य बदला जाए, और बिहार का भविष्य या किसी भी समाज का भविष्य उस समाज का नौजवान होता है। तो नौजवानों का पलायन रुके और उनको जो है बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर नौकरी मिले, बेहतर जो है जीवन जीने के तमाम बुनियादी संसाधन उपलब्ध हो और हर बिहारी आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी जी सके, इसलिए यात्रा निकाली। कांग्रेस की यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिहार के युवाओं की यात्रा है जिसका नेतृत्व जो है यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कर रही है, और हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे। तो यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस परिवार के सभी कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल होंगे। मैं समझता हूं कि ये हमारी पार्टी को भी मजबूत करेगी और बिहार के आम लोगों के जो मुद्दे हैं उसकी गूंज जो है बिहार की राजनीति में बहुत दूर तक जाएगी। कन्हैया कुमार अपने भाषण से वो हमेशा, जी हां, हमेशा लोगों, एक बड़ा तबका है जिसको वो बहुत पसंद आते हैं। सवाल ये उठता है कि अभी तक बिहार की राजनीति से दूर रहने वाले कन्हैया कुमार, ऐसे 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ आरजेडी ने प्रत्याशी भी उतार दिया था। गिरिराज सिंह के सामने वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे, लेकिन अब कन्हैया फिर से बिहार में उतर आए। लालू प्रसाद के विरोध के बावजूद उतर पाए हैं। अखिलेश सिंह इसके समर्थक नहीं बताए जाते हैं। और फिर राहुल ने क्यों कन्हैया की बात मानी और कन्हैया को गो अहेड कहा, क्या कहा राहुल गांधी ने, यह भी हम बताएंगे। चलते हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामबंधु बस जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। तो विनय जी, कन्हैया की यात्रा जारी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब कांग्रेस वापस अपना खोया हुआ जनाधार कन्हैया के सहारे वापस पाना चाहती है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और इसलिए कन्हैया हर हाल में यात्रा 20 अप्रैल तक जारी रखेंगे और शीर्ष नेतृत्व का हरी झंडी उन्हें मिल चुका।
देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी 1985 के बाद बिहार में कभी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई। उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल 1995, उस समय जनता दल हुआ करता था, 95 के बाद लालू जी की अगुवाई वाली जनता दल 95 के बाद कभी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई। इसके बाद बिहार में गठबंधन का दौर चलता रहा और आज भी कोई एक दल अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पा रही और नहीं चला पा रही। तो बिहार का एक जनमानस कहीं पिछले लंबे समय से ऐसा रहा, 30 साल से, पिछले 30 साल से, कि कोई दल अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार में गठबंधन एक जरूरत है, हर दल को उसकी आवश्यकता है और उस गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन का हिस्सा है और अगर आप देखेंगे तो आरजेडी और कांग्रेस एक तरह से नेचुरल एलाई है। जिस तरह से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक नेचुरल एलाई है, उसी तरह से जो सेकुलर फोर्स जिनको कहते हैं, सामाजिक न्याय का फोर्स जिनको कहते हैं, इस फोर्स के तहत ये कांग्रेस और आरजेडी नेचुरल एलाई। कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को मजबूत कर रही है, तो हर पार्टी अपना जनाधार को बढ़ाने का विनय जी, काम करती है। वो देखिए, ये सारी बातें सही है, जनाधार को मजबूत कर रही है, हर पार्टी करती है, ये सारी बात सही है। लेकिन कन्हैया बिहार में उतर के इतना टहलेंगे और लालू प्रसाद हरा झंडा दिखा रहे होंगे, इस बात से कौन सहमत होगा? इस बात से तो कोई सहमत नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ग्रो करेगी तो किसके कॉस्ट पर करेगी? आरजेडी के कॉस्ट पर करेगी। सवाल ये उठता है कि राहुल जी आते हैं पटना, 2 बार मिलते भी हैं लालू प्रसाद से, लेकिन ऐसा बयान दे करके चले जाते हैं जो कि आरजेडी के गले नहीं उतरता है। और फिर क्या करते हैं? कन्हैया को तैयार करते हैं कि तुम्हारे नेतृत्व में यात्रा होगी, यात्रा चलेगी। जो कन्हैया कुमार को राहुल लोकसभा चुनाव में उतार नहीं पाते हैं, जिस पप्पू यादव को राहुल जो है सिंबल नहीं दे पाते, प्रॉमिस करने के बावजूद प्रियंका गांधी कांग्रेस का सिंबल नहीं दे पाती, वो कन्हैया कुमार अब सड़कों पर उतर करके कह रहे हैं पलायन रोको, रोजगार दो, और सीधे सीधे तरीके से अपने खोए हुए जनाधार को वापस भी करने की तैयारी है। और दूसरी तैयारी ये भी है कि भाई अगर ये गठबंधन कायम भी रहता है तो हमारी शर्तों पर रहेगा, आपकी शर्तों पर नहीं रहेगा। रामबंधु बस जी, आप सहमत हैं क्या इससे? जी, निश्चित तौर पे आप देख लीजिए कि पिछले कई महीनों से, 3-4 महीनों से कांग्रेस का जो तेवर है ये बतला रहा है कि कांग्रेस अब आरजेडी के शर्तों पे बिहार की राजनीति नहीं करेगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि राहुल गांधी जब बिहार आए हैं, जब भी आए तो उन्होंने बिहार के जातिगत जनगणना को खारिज किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि यहाँ सरकार बनने के बाद बिहार की तरह यहाँ पे जातिगत जनगणना होगी। तो जो अपने चुनावों में बिहार की जातिगत जनगणना को अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, वही राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो यहाँ के उस जातिगत जनगणना को खारिज करते हैं। ऐसा इसलिए कि उसी जातिगत जनगणना के आधार पे तेजस्वी यादव जनता के बीच आते। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पे कन्हैया कुमार की यात्रा हो रही है। ये भी आप बेरोजगारी का मुद्दा 2020 में जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो तेजस्वी यादव का मुद्दा था। तेजस्वी यादव हमेशा से जातिगत जनगणना और बेरोजगारी के मुद्दे पे ही जनता के बीच जाते हैं। अब तक, मतलब 3-4 महीने पहले तक, जब तक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के काम नहीं शुरू की थी, तब तक आरजेडी के पास यही मुद्दा था। और ऐसा नहीं है कि इस समय बेरोजगारी एक अच्छा मसला है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन साथ ही साथ बिहार की कानून व्यवस्था भी चरमरा सी गई है। भले ही ये 90 के दशक वाली नहीं है, लेकिन जो है वो उससे जनता बहुत ऊब चुकी है। आप होली में ही देख लीजिए, 8 से अधिक हिंसाएं हो रही हैं, लेकिन कन्हैया कुमार बेरोजगारी के मुद्दे पे बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे उतना नहीं बोल रहे हैं।
तो ये भी एक बात है कि जो तेजस्वी यादव के मुद्दे थे, उसी मुद्दे को कांग्रेस हम भुना रही है या उसी मुद्दे को काउंटर कर रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो राजनीति करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, वो आरजेडी के अब वो आरजेडी से बाहर निकल के, आरजेडी का जो उसको एक ठप्पा लगा हुआ था कि कांग्रेस वही करेगी, कांग्रेस उसी को टिकट देगी, कांग्रेस वहीं से चुनाव लड़ेगी जो सिर्फ लालू यादव चाहेंगे। कई ऐसे लोग थे जो कांग्रेस से टिकट चाहते थे और वो कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से न मिलकर के लालू यादव से मिला करते थे। तो अब उस तरह की छवि से उभरना चाहती है और इसी का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव के पहले संविधान बचाओ वाले उनकी जो यात्रा थी, उसमें उनको इतना तो एहसास हो गया था कि देश का जो अल्पसंख्यक समाज है, उसका जनमानस कांग्रेस पार्टी से आज भी जुड़ा है या जहां पे नहीं जुड़ा है उसकी वो रिकवरी कर सकते हैं। यूपी उसका साक्षी है। यही चीज वो बिहार में भी करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो ये आरजेडी के ही कॉस्ट पे होगी, इससे एनडीए को कोई हानि नहीं है। अब मुझे तो लगता है कि एनडीए को लाभ ही होगा अगर अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक में बिखराव होगा तो। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस की अपनी जो सियासी जमीन है उसका विस्तार होगा और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। कन्हैया कुमार के साथ आप इनकी जो यात्रा है उनमें बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग और दलित भी जुड़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बात 90 के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा सा एक संजोग आया है कि उनके कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है कि वो कांग्रेस के भीतर रह करके टिकट हासिल कर सकते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि अब तक तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह ही नहीं था। उन्हें तो समझ में यही वो समझते थे कि हमको कांग्रेस में कुछ भी अगर चाहिए, कांग्रेस में अगर आगे बढ़ना है तो हमको आरजेडी के कार्यालय में जाना चाहिए, लालू यादव के पास जाना चाहिए। तो ये जो परिवर्तन हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, ये निश्चित रूप से लालू यादव को खल रहा होगा। यही तो कारण है कि आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार सदन में राबड़ी देवी जी को किस तरीके से बोली कि तुम्हारा पति जब जेल में चला गया तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कितने संयमित तरीके से राबड़ी देवी ने इसका उत्तर दिया। वो और चाहते तो और हमलावर हो सकते थे, वो चाहते तो इस बयान को लेकर के आंदोलन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ 4-5 लोग हैं जो लोग उनको कुछ सिखाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव और राबड़ी देवी के बयान में जो नीतीश जी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी दिख रहा है, तो ये भी लालू यादव की मजबूरी की ओर ही इशारा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी, इतना तो तय है कन्हैया के यात्रा से कि कांग्रेस पार्टी अब अगर महागठबंधन में रहेगी भी तो वो 30 और 40 की सीटों की बात तो नहीं मानेगी, उसको 70 या 70 प्लस सीटें चाहिए। फिर वो जो टिकट भी लेगी तो अपने अनुसार लेगी, जहां पे अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या ज्यादा है, जहां पे दलित समाज की जनसंख्या ज्यादा है और जहां पे सवर्ण समाज की जनसंख्या ज्यादा है, उनमें तो ज्यादातर सीटें आरजेडी के कोटे में आ जाती थी। तो टिकट भी जो डेमोग्राफी है वोटर का, उसके अनुसार वो लेना चाहेगी। तो कुछ भी अगर कांग्रेस अपने स्टैंड पे आगे बढ़ती है तो इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को ही हानि होने वाला है। चलिए, ये आरजेडी को हानि होने वाला है, पर मेरे पास एक जानकारी है विनय जी, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पे अपना वक्तव्य दें। दरअसल मुझे यह जानकारी है कि 2029 की तैयारी कैसे की जाए ये कन्हैया कुमार समझा चुके हैं राहुल गांधी को, और यही बात संदीप सिंह जो है प्रियंका गांधी को समझा चुके हैं। और 2029 की तैयारी के लिए बिहार को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, ये बात भी कन्हैया कुमार समझा चुके हैं राहुल गांधी को। जो मेरे पास जानकारी है वो मैं बता रहा हूं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले इंडिया गठबंधन के कई घटक दल कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता को आप बदलिए। लालू यादव चुप थे, लेकिन अब लालू यादव ने भी मांग कर दी है। सवाल यह है कि हम उनके पीछे लगे रहेंगे तो हमें कोई कुछ मिलना तो है नहीं, इसलिए हमें अपना जनाधार मजबूत करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने क्या किया। 14 फरवरी को बिहार का प्रभारी किसको बना दिया? कृष्णा अल्लावरू को, और कृष्णा प्रभारी बन जाते हैं और कन्हैया को उतार दिया कहां? मैदान में। क्यों?
क्योंकि कांग्रेस इस बात को जानती है कि कन्हैया मुसलमानों के बीच में भी पॉपुलर है। कांग्रेस को यह लगता है कि मुस्लिम का झुकाव अब कांग्रेस की तरफ बहुत बड़ा है। अब मुस्लिम सबसे ज्यादा भरोसा विश्वास कांग्रेस पर ही कर रही है। तो देखिए, मुस्लिम का वोट, फिर अपर कास्ट का वोट जो कि कन्हैया इसको साध सकते हैं, और कृष्णा अल्लावरू जो कि जब से बिहार में उतरे हैं एक बार भी लालू प्रसाद से मिलने नहीं गए। तो कहा यह जा रहा है कि इन दोनों नेताओं का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जो अपना पुराना जनाधार है उसको हम साथ कर लेंगे, और उसको जब जैसे ही हम साधेंगे तो कम से कम अगर हम गठबंधन में चुनाव भी लड़ते हैं, आरजेडी हमारा घटक दल भी रहता है, तो आरजेडी कभी हमें परजीवी के रूप में नहीं लेगा। आरजेडी इस बात को समझेगी कि बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका जनाधार भी है। अगर हमें सत्ता में बने रहना है तो कांग्रेस को अब दरकिनार नहीं करना पड़ेगा। यह नहीं कहना होगा कि कांग्रेस को हम ढो रहे हैं किसी तरीके से और हम उनसे सीट के लिए मिन्नत कर रहे होंगे। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, कन्हैया एक बड़ा चेहरा है देश की राजनीति पर। अगर जो कुछ लोग युवा चर्चित रहे हैं पिछले 5-10 वर्षों में, तो उसमें कन्हैया एक बड़ा नाम है। शुरुआत में वो कम्युनिस्ट पार्टी से रहे, उसके पहले जेएनयू में अध्यक्ष रहे, और जेएनयू के अध्यक्ष होने के कारण उनका पूरे देश में एक अपनी पहचान रही है। बहुत अच्छे वक्ता है कन्हैया। और आपने सही कहा, लोकसभा में या प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है वो बिहार और यूपी से होकर जाता है। जब तक बिहार और यूपी में आप सफल नहीं होंगे तब तक आप प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। अगर सपना भी देखना हो तो बिहार और यूपी में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, या इस गठबंधन को मजबूत करना पड़ेगा। उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो एकमात्र प्रदेश बिहार है, और अब बंगाल की बात अगर छोड़ दीजिए तो जो हिंदी भाषी लैंड है, तो बिहार ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाया। और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आरएसएस के तमाम नेताओं के लिए भी एक चिंता का विषय, क्योंकि बिहार की जो भूमि है वो समाजवादियों की भूमि रही। समाजवादी आंदोलन यहाँ शुरुआती दौर से, अगर बिहार में आप देखेंगे 52 में अगर श्री बाबू विपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता सदन में होते थे तो बसावन बाबू विपक्ष के नेता होते। तो समाजवादियों की ये भूमि रही। आज भी समाजवादी आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बिहार रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो भाजपा विरोधी मतों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, और कन्हैया को एक आगे करके, चूंकि कहा जा रहा था कि संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों से कमजोर होते चली गई। संगठन में पिछड़ों को, दलितों को उस तरह से स्थान पिछड़ों को नहीं मिला, जिसके कारण कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ। लेकिन पिछले 2 वर्षों से जब से अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं तो कई पद यात्रा का कार्यक्रम हुआ, और कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी प्राण फूंकने का काम। इस दौरान राहुल गांधी का भी दौरा हुआ बिहार में। अब राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, उनकी भी प्राथमिकता है। ऐसे में एक फायर ब्रांड नेता चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इसके लिए सबसे उपयुक्त कन्हैया कुमार है। नहीं, जो फायर ब्रांड नेता चाहिए, कन्हैया कुमार उपयुक्त हैं, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं विनय जी। पर सवाल है कि फायर ब्रांड नेता की जरूरत कांग्रेस को बहुत पहले से थी ना। 2019 में कन्हैया लड़े, उनके विरोध में नेता उतार दिया था ना, मोनाजिर हसन चुनाव लड़ रहे थे, और ये हमको याद है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि अगर इस तरह की बात होती है, मतलब कन्हैया को लाया जाता है, तो इसका मतलब बहुत साफ है ना कि अब कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं। अब कांग्रेस अपने चेहरे को आगे कर रही है और आरजेडी की मर्जी पे पॉलिटिक्स करने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का विचारधारा बदला है। मेरी जानकारी में अखिलेश सिंह लालू का मैसेज लेके गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं माना। जो भी कन्हैया कुमार ने समझाया
जयराम रमेश की टीम हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग इस बात को मान गए कि हाँ जाइए, अपनी टीम को खड़ा करिए, वहां पर लड़िए, जो हमारा खोया जनाधार है, खासतौर पर दलित, आप अगड़ी जाति की बात कर लीजिए। क्योंकि आपको एक बात हम बताएं, सूरज कुंड में बीजेपी की एक मीटिंग हुई थी और बीएल संतोष के सामने एक बीजेपी के नेता ने जो बिहार के बीजेपी के नेता थे, उन्होंने ये बात कही कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। और नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अगड़ी जाति जो कांग्रेस के साथ नहीं जाती है, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी के साथ चली जाती है, तो अगड़ी जाति बीजेपी को वोट करती है। लेकिन अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो फिर अगड़ी जाति कांग्रेस को भी वोट कर सकती है। सवाल कई हैं। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस को आगे कर, खासतौर पर कन्हैया को आगे कर, कांग्रेस बिहार में क्या सोच रही है डॉक्टर संजय? यह बात तो है ना। निश्चित रूप से कांग्रेस कन्हैया को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है कि जाइए और बिहार में अगर आपको लगता है कि कांग्रेस को बी टीम ना लोग समझें, कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी लोग ना समझें, तो आपको ठीक से जाकर के काम करनी। और जब तक आप जाकर के जमीन पर काम नहीं करेंगे, आपके हिस्से में परिणाम नहीं आएगा। जब तक ये लोग मानते रहेंगे कि अगर कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि सीधे आरजेडी को ही क्यों ना वोट कर दिया जाए। ठीक है, वामपंथी पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन वामपंथी पार्टियों की एक अपनी जमीन भी है और वामपंथी पार्टियों के बारे में आरजेडी भी मानती है कि ये वामपंथी पार्टियों का जो वोट है और हमारा वोट है, ये दोनों का वोट जब क्लब करता है तभी जाकर के एक हम लोग परिणाम के नजदीक पहुंचते हैं। कांग्रेस के बारे में माना जाता है क्योंकि बिहार में जो वोटों का समीकरण है वो जातीय गुना भाग से तय होता है, तो लगता है कि ठीक है, एक मुस्लिम 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 हो रहा है कि मुस्लिम मुखातिब हुए हैं कांग्रेस की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम मुखातिब हुए हैं जिनको लगता है कि ये कांग्रेस के लोग बीजेपी को या एनडीए को नहीं हरा पाएंगे, उनके पक्ष में मुस्लिम खड़े हुए हैं। वो मुस्लिम उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं जिनको लगता है कि यही एनडीए को हरा सकते हैं या बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर वहां पर आरजेडी मजबूत हो जाती है तो फिर वो आरजेडी के साथ खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस मजबूत होती है तो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुस्लिम वोट के अलावा जिस दलित वोट की बात की जा रही थी, पासवान समाज है, रविदास समाज यहाँ है, मांझी समाज है, धोबी समाज है, जो 4 प्रमुख दलित जातियां हैं, वैसे तो 22 दलित जातियां हैं। उन जातियों के रुझान को स्पष्टता नहीं कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के साथ ही खड़ी है। अपर कास्ट भी बाइफरकेट हो गया है। लगता है कि कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है कि आरजेडी को ही क्यों न दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस तो आरजेडी को ही समर्थन करेगी। वैसे में अपनी जमीन तलाशने के लिए कन्हैया को बिहार की जिम्मेवारी दी गई है। या कृष्णा अल्लाह बरू, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि इतनी बार आने के बाद भी वो लालू प्रसाद से मिलने नहीं गए, और कृष्णा अल्लाह बरू ने ही कहा था कि हम किसी की बी टीम नहीं है बल्कि हम ए टीम है। तो नए नेताओं को और खास करके युवा चेहरों को उतार करके राहुल गांधी जी बिहार में कांग्रेस को अपनी जमीन तैयार करा रहे हैं। गठबंधन हो भी सकता है, गठबंधन नहीं भी हो सकता है। ठीक आपने कहा कि अखिलेश सिंह संवाद लेकर के गए थे, लेकिन राहुल गांधी जी या जयराम रमेश की टीम ने उस संवाद से, या वेणुगोपाल ने भी उस संवाद से बहुत रुचि उन लोगों ने नहीं दिखाई और इनको कहा कि जाइए पहले अपना जमीन तो तैयार कीजिए, जरा देखिए तो अपनी ताकत। तो देखते हैं, कन्हैया और कृष्णा अल्लाह बरू 2 युवा चेहरा हैं। सबसे युवा प्रदेश है बिहार पूरे देश में और करीब करीब 58% आबादी है युवाओं की। उन युवाओं के बीच में कृष्णा अल्लाह बरू और कन्हैया कुमार, और अलग अलग जो प्रमंडल है उसमें टास्क दिया गया है कि भाई अगर वो मगध और मिथिला का इलाका है तो इसको ये देखेंगे, भोजपुर का शाहबाद का इलाका है ये देखेंगे, चंपारण का इलाका ये देखेंगे, तो अलग अलग ये सीमांचल का इलाका है तो ये देखेंगे। तो इस तरह से अभी कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश रही है
क्या हम अकेले लड़के कुछ कर पाएंगे या गठबंधन में भी जाएंगे तो कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना। तो जिसको कहते हैं ना वाटर टेस्टिंग, अभी वाटर टेस्टिंग चल रही है। देखते हैं वाटर टेस्टिंग के बाद फिर कांग्रेस के रुख में कौन सा बदलाव आता है। देखिए, वाटर टेस्टिंग करना तो ठीक है और मुझे लगता है कि ये रणनीति भी ठीक है, पर हमें एक चीज पर और भी ध्यान देना पड़ेगा कि दरअसल कांग्रेस 2010 में भी तो लड़ी थी अकेले विनय जी, 4 सीट पर सिमट गई थी। और आप 85 के बाद लगातार आप देखें तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस की सीटें 3 अंक में तो नहीं पहुंच पाई और उसके बाद बद से बदतर ही स्थिति होती रही। 2020 में 19 थी, 15 में 27 थी, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया कांग्रेस नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस का वोट बैंक गया कहाँ? दलित के रूप में छिटक गया, अपर कास्ट कांग्रेस के साथ रहा नहीं, क्योंकि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी दिखाई पड़ने लगी, लोगों को ऐसा लगने लगा। और मुसलमान भी जब से बाबरी ढांचा, जिसको लोग कांग्रेस कहती थी डिस्प्यूटेड साइट, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए और बन भी गया, वो राम मंदिर था। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस उसके बाद अपना जनाधार तेजी से खोती गई। जो मुद्दा कन्हैया कुमार उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अक्रॉस द कास्ट लाइंस लोग इसमें जुड़ सकते हैं, या कन्हैया अपनी जाति के लोग और मुसलमान को तो कम से कम गोलबंद करने में कामयाब हो जाएंगे और ये बड़ी ताकत कांग्रेस के लिए बनेगी जो कांग्रेस को फिर से रिवाइव बिहार में कर सकती है? देखिए पंकज जी, अभी एक बड़ा अच्छा बयान गडकरी जी का आया कि जो जात की बात करेगा उसको हम लात मारेंगे। तो अब जात की बात कम हो रही है, अब जमात की भी बात हो रही है, अब विकास की भी बात हो रही है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है और बिहार के भी युवा जो हैं वो रोजगार चाहते हैं। आज बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या है, तो इस विषय को फोकस करके कन्हैया पद यात्रा कर रहे हैं। कन्हैया की जात क्या है जिससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना बिहार के युवाओं को रोजगार से, तो उनको कैसे रोजगार मिले। आज बिहार के बच्चे, आप चले जाइए देश के किसी भी कोने में, आप वहां बिहार के लोग मिलेंगे, अपने माँ बाप को छोड़कर जाते हैं, अपनी बूढ़ी माँ बाप को छोड़कर गांव में जाते हैं। आज अगर आप बिहार के गांव में घूमेंगे तो देखेंगे बिहार का गांव बूढ़ों का प्रदेश हो गया, युवा गांव में है ही नहीं, सब रोजी रोजगार के लिए, बहुत छोटे छोटे रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से तो नीतीश कुमार की सरकार है, ठीक है, विकास हुआ, रोड का विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ, कुछ स्वास्थ्य सेक्टर में काम हुआ, लेकिन शिक्षा के सेक्टर में कोई बहुत काम नहीं हुआ। आज भी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है बिहार में, रोजगार के अवसर घटे हैं बिहार में। कल कारखाने उस जिस तरह से तमिलनाडु वगैरह राज्य में आप चले जाइए, जिस तरह से कल कारखाने लगे हैं, यहाँ है नहीं। यहाँ प्रतिभा है, जैसे किसी भी उद्योग को लगाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए और जमीन चाहिए, दोनों बिहार में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पानी उपलब्ध है। और पानी तो तबाही का कारण भी है। अगर नेपाल से निकलने वाले पानी को आप नियंत्रित कर दे बिहार में, तो जो बिहार का इलाका सुखाड़ का इलाका रहता है, उस इलाके में भी हरियाली आएगी, 3 फसल अनाज उपजेगा। आज देखिएगा, अगर उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा रहता है तो नवादा से लेके मगध और जमुई का इलाका सुखाड़ से ग्रसित रहता है। तो अगर इन इलाकों में, गया का इलाका, तो इन इलाकों में अगर पानी की व्यवस्था आप कर दें, पटवन की व्यवस्था कर दें, किसानों की आज, अब देखिए हो क्या रहा है, जो ये फ्री बीज वाला प्रचलन शुरू हुआ है, उसके कारण भी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोगों को गांव में मजदूर मिल नहीं रहे हैं और उसके असर खेती पर भी पड़ रहा है। तो बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो रही। कानून व्यवस्था की स्थिति भी, जिस नीतीश कुमार के राज में अगर आप देखेंगे 10 से 15 का वो स्वर्णिम काल बिहार का था, 5 से 10 का भी स्वर्णिम काल हम लोग मानते हैं, लेकिन उसके बाद डिटोरिएशन हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति में भी कमी आई है।
5 से 10 का अगर आप बिहार को देखिए किस तरह से कंट्रोल किए थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की भी जो तेजी थी, जो चमक थी, वो चमक अब बरकरार नहीं रह पाई। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार के मतदाताओं में भी छटपटाहट है। बिहार के भी मतदाता कोई नई चीज की तलाश में है और इस तलाश को भरने के नई लिए चीज की तलाश में है, पर सवाल यह है कि कन्हैया क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दे पाएंगे? क्या कन्हैया विकल्प बन पाएंगे? विकल्प बनने के लिए तो पहले से ही रामबंधु वत्स जी, विकल्प बनने के लिए तो पहले से ही जन स्वराज पार्टी के नेता वहां काफी मेहनत कर चुके हैं, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार को क्या क्या बना देंगे, वो कह रहे हैं जाति के आधार पर हम टिकट बांटेंगे, मुस्लिम पॉलिटिक्स करने की बात वो भी कह रहे हैं कि 17% आबादी है, उस हिसाब से हम टिकट देंगे। यहां तक कह चुके हैं प्रशांत किशोर कि अभी तक मुसलमान लालटेन में तेल का काम करता रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप 2015 से मुसलमान का वोटिंग पैटर्न देखें तो मुस्लिम समाज उसको वोट करता है जो बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हो, आगे जो दिखता है उसको वोट करता है। आप याद करिए 2020 में 11 टिकट जेडीयू ने मुसलमान समाज के उम्मीदवार को दिया, मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा। एक भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया। लाख नीतीश कुमार कहे हमने आपके लिए ये गिरवा दिया, ये बना दिया, सैलरी वो कर दिया, लेकिन मुस्लिम समाज ने इसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। वजह आपको साफ मालूम है कि नीतीश बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कन्हैया का ये प्रयास रंग लाएगा या काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है? देखिए, कन्हैया के इस प्रयास से, या आपका जो मूल सवाल है अभी कि क्या कांग्रेस पार्टी बिहार का विकल्प बन पाएगी या नहीं, विकल्प ये जो मौजूदा जो 2025 में चुनाव होने वाला है, इसमें वो एक विकल्प के रूप में उभरे या न उभरे, लेकिन वो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में कर भी देगी। आप ये देखिए कि आप अगर ये मान लिया जाए कि वो जैसे पहले बहुत ही शांत होकर के महागठबंधन में 30-35 जितनी भी सीटें मिले वो सीटें चुपचाप ले ले, जहां मिले चुपचाप ले ले और चुनाव लड़ ले, तो उसके बाद उसका 5 साल के बाद उसका भविष्य कहां रहेगा? वही रहेगा जहां आज यूपी में है। आज यूपी में कांग्रेस की जो स्थिति है, कहीं वही ना हो जाए। अगर वो चुपचाप आरजेडी में आरजेडी जो दे, जैसा दे वैसे वो ले ले। वो तो एक कहावत है कि भिखारी को भी जो मिले वो ठीक। इस स्थिति से उसको तो उबरना ही पड़ेगा अब, और बिना उबरे वो मजबूत हो ही नहीं पाएगी। आप एक देख लीजिए कि अगर वो अलग चुनाव लड़ती है तो क्या मुस्लिम जो वोटर हैं वो उन्हीं सीटों पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे जिनमें लगे कि आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी को हरा रहा है? तो इस चीज को तो हम यूपी से भी समझ सकते थे कि अखिलेश यादव जहां पे बीजेपी को हराने में सक्षम थे, वहां पे कमोबेश मुस्लिम वोट मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां पे भी एकजुट होकर के सारा मुस्लिम वोट सपा को ही दे दिया। तो मुस्लिम समाज में आज भी कांग्रेस पार्टी का अपना एक पकड़ है, एक मुस्लिम टच है, और उस टच से मुस्लिम भी अपने आप को केवल बीजेपी के कॉस्ट पे मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी से अपना पिन छुड़वाना नहीं चाहती है, क्योंकि मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखती है। कुछ भी हो जाए, आरजेडी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के पास अपनी छवि प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे जैसे कोई दूसरे उम्मीदवार के मुकाबले बिहार में आरजेडी उम्मीदवार पहली पसंद होते हैं मुस्लिम वोटर के, वैसे कांग्रेस के साथ नहीं होगा। वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अगर बीजेपी को हराने में सक्षम न भी हो तो भी कुछ ना कुछ मुस्लिम वोट मिलेगा। उनका एक मुस्लिम समाज में अपना एक जमीन है और वो मिलेगा। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी अहमियत है, महागठबंधन की ताकत है। महागठबंधन में आरजेडी निश्चित रूप से मजबूत है, उसके पास एम समीकरण है, एमआई समीकरण है, या वो अपना विस्तार भी की है कुछ दलित में, छिटपुट ओबीसी में या कुछ सवर्ण में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हमेशा उसकी जीत में कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान तो ये रहा है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा। आज कांग्रेस अगर सहजता से महागठबंधन में रहती है तभी ना महागठबंधन ओबीसी का भी मुकाबला कर पाएगी। आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस भी अलग हो जाए और फिर ओबीसी भी
वो अपने राग में चुनाव लड़ते रहेंगे तो आरजेडी को तो और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। महागठबंधन का संतुलन ही टूट जाएगा। क्या वामपंथी पार्टी भी चुपचाप महागठबंधन में रह पाएगी अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से बाहर निकल जाए? फिर मुकेश सहनी उनका क्या मिजाज होगा? तो महागठबंधन में मुकेश सहनी का बात आपने किया, मुकेश सहनी की बात आपने की डॉक्टर संजय। मुकेश सहनी भी 60 सीट मांग करके आरजेडी का टेंशन बढ़ा चुके हैं। ये मुकेश सहनी की मांग ये बताता है कि मुकेश सहनी निश्चित रूप से एनडीए से भी संपर्क में होंगे और इसीलिए वो बार्गेन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक तरफ कांग्रेस का दबाव, दूसरी तरफ मुकेश सहनी का दबाव आरजेडी को निश्चित रूप से विचलित कर रहा होगा कि कांग्रेस की ये यात्रा, फिर मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं और अपने समाज के लोगों को 8 से 10% बता रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये सारी पार्टियां आरजेडी पर ज्यादा दबाव बना रही हैं? स्वाभाविक रूप से, और अभी लेफ्ट पार्टियां हैं। दीपंकर भट्टाचार्य ने भी एक बड़ा टारगेट दिया है, ये कम से कम हम इतनी सीटों पर केवल सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ेंगे, सीपीआई और सीपीएम तो छोड़ देंगे। तो निश्चित रूप से एक दबाव तो, और मुकेश सहनी जी के बारे में आरजेडी भी समझती है कि अगर इनको एनडीए में दिखेगा संभावना तो ये एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं, और इधर आएंगे तो यहाँ तो डिप्टी सीएम और 60 सीट की बात तो कर ही रहे हैं। तो किनको किनको डिप्टी सीएम बनाएंगे भाई? जो शाहनवाज हैं वो पहले ही बोल चुके हैं कि 2 डिप्टी सीएम, और वो दोनों डिप्टी सीएम कांग्रेस के, एक अपर कास्ट के डिप्टी सीएम और एक माइनॉरिटी समाज के डिप्टी सीएम। तो कितने डिप्टी सीएम होंगे, कितने सीएम होंगे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आरजेडी निश्चित रूप से असहज होगी। लेकिन कांग्रेस को लेकर के आरजेडी जरूर इस बात से निश्चिंत है कि अंततः लालू प्रसाद और सोनिया गांधी जी के बीच में बातचीत होगी और कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। हाँ, मुकेश सहनी जी को लेकर के आरजेडी थोड़ा असहज रह सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी कब पाला बदल देंगे। उस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको पीठ में छुरा मारा जाने लगा, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके ही भाग गए थे और फिर एनडीए के साथ जाकर के चुनाव लड़े थे मिल करके। तो मुकेश सहनी जी को लेकर के असहज हो सकती है आरजेडी। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस सीटों के थोड़ा बंटवारे में आगे पीछे जो इनको करना पड़े, दबाव की राजनीति भी इनको झेलना पड़े तो ये झेलेंगे। लेफ्ट इन्हीं के साथ रहेंगे, कांग्रेस भी इन्हीं के साथ रहेगी। मुकेश सहनी वाली बात में थोड़ा दम है कि 60 सीट का दावा एक बार्गेनिंग के अलावा और कुछ नहीं है। कहाँ मुकेश सहनी जी की जमीन है कि जिसमें वो 60 सीट पर कैंडिडेट अपना खोज लेंगे? लोकसभा में 3 सीट इनको मिली थी, तीनों कैंडिडेट किनके थे सबको पता है। कैंडिडेट आरजेडी के थे, पार्टी का सिंबल जो था वो मुकेश सहनी जी का था। तो मैं नहीं समझता हूं कि मुकेश सहनी जी का इतना बड़ा 60 सीटों का डिमांड को आरजेडी बहुत गंभीरता पूर्वक ले रही हो। अगर उनके साथ सहज तरीके से रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर एनडीए के साथ ये जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट ये दोनों को किसी भी कीमत पर आरजेडी भी नाराज करना नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को थोड़ा हम कम अधिक कर करके उनको हम साथ रख लें, क्योंकि वहां एक मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। अगर मुस्लिम वोट का डिवीजन कराने में कांग्रेस सफल हो गई तो आरजेडी को नुकसान हो जाएगा, और आरजेडी किसी भी कीमत पर यह डिवीजन नहीं चाहती है। ये जो एनडीए है वो तो 80-20 कर ही रही है, लेकिन आरजेडी समझती है कि ये जो 18% 19% जो मुस्लिम वोटर है ये तो इंटैक्ट रहे। 14% हमारा वोट है, बाकी कांग्रेस के आने से दलित वोट, जो बाकी कुछ अगड़ों का वोट, कुछ अति पिछड़े का वोट, फिर लेफ्ट की पार्टियां जो आती हैं तो लेफ्ट की पार्टियों का भी एक अपना जमीनी जो संघर्ष वाले लोग हैं, वहां जो उनका हर विधानसभा में 10-20 हजार वोट का एक पॉकेट होता है। तो लेफ्ट और कांग्रेस ये दोनों को तो आरजेडी बात मानेगी भी, थोड़ा सा अपना नुकसान सह के भी, लेकिन मुकेश सहनी को बहुत भाव देगी आरजेडी, ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, बहुत भाव नहीं देगी आरजेडी, पर सवाल यह है कि आरजेडी ये भी नहीं चाहेगी ना कि हम एकला चलो की रणनीति पर चले, क्योंकि जो समीकरण एनडीए के पक्ष में बनता दिख रहा है उसके सामने तो आरजेडी का समीकरण कमजोर दिखाई पड़ रहा है। वैसे में अगर मुकेश सहनी भी एनडीए की तरफ मूव कर गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और तब तो कांग्रेस को और मौका मिल जाएगा दबाव बनाने का,
विनय कुमार जी कि भाई हमें मनमाफिक सीट दो, नहीं तो हम अकेले चुनाव में उतर जाएंगे। और अकेले चुनाव में उतरेंगे तो 2010 आपको याद है ना क्या स्थिति हुई थी आरजेडी की। क्या कहते हैं विनय जी? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी में आज भी जो शीर्ष नेतृत्व है इस चिंतन में है कि ये गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह का साफ मानना है, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का, कि भाई ये तय करना केंद्रीय नेतृत्व को है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनाना है या सेकुलर सरकार बनाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है तो अकेले लड़ना चाहिए, इस राय के हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी करती क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। हाँ, सीटों का जो बार्गेनिंग होगा, 70 सीटें जो कांग्रेस पार्टी को पिछली बार मिली थी उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि 45 सीटें ऐसी हमें दी गई जिन 45 सीटों पर पिछले 3 चुनाव में नहीं आरजेडी कभी जीता नहीं कांग्रेस जीता, तो ये ऐसी सीटें हमें थमा दी गई। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर कुछ सीटें घटे भी तो कुछ अच्छी सीटें भी हमें मिले। तो मुझे लगता है कि अभी चूंकि चुनाव का वर्ष है और उसके पहले कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत को मजबूत दिखाना चाहती है, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। और आरजेडी के पास तो पिछड़ों का समर्थन है। कांग्रेस पार्टी को माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपर कास्ट के वोट हैं। अगर कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति में लौटती है, यानी अपर कास्ट को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होती है, तब तो आरजेडी के लिए बहुत प्लस होगा या उस गठबंधन के लिए प्लस होगा। तो इसी कवायद में कांग्रेस पार्टी ये पदयात्रा वगैरह के कारण अपना एक माहौल बिहार में, जिसको आप कह सकते हैं मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। और ये चुनाव तक ये मोमेंटम रखना चाहेगी कांग्रेस पार्टी, जिससे कि पिछले 2020 के चुनाव में ये आरोप लगा था कि कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई। तो कांग्रेस उस चीज को भी धोना चाहती है, या कांग्रेस का जो नेतृत्व है, बिहार का नेतृत्व, वो भी उस चीज को धोना चाह रहा है कि वो दाग इस बार मिट जाए, कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करे। आप जब से कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक जीते, अधिकतर समय में पिछले 5 सालों में ये चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी अब टूटी, कांग्रेस पार्टी अब टूटी, कांग्रेस पार्टी बराबर टूटने की खबर आती थी। और बराबर इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी बिहार में एकजुट रही। 1-2 विधायक गए छोड़कर, लेकिन आज उन विधायकों को भी पश्चाताप हो रहा है। जिन चीजों के लिए वो गए उनको कुछ प्राप्ति हुआ नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, अगर उनसे आप, या एमएलसी जो है, उनसे अगर आप 1 to 1 बात करेंगे तो तमाम लोग चाहते हैं कि गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ें। नहीं, ठीक है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें, पर यह है गठबंधन के तहत कांग्रेस भी चुनाव लड़ने को तैयार रहे। मैं मानता हूं अभी शायद उतनी ताकत नहीं दिखा पाए, पर एक बात तो है ना कि मन माफिक सीट चाहिए। एक चीज पंकज जी, एक चीज इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी को कुछ खोना नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कुछ खोना नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को, तो समझौता तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। ठीक है, आप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आप जो बात जोड़ना चाह रहे हैं वो आपने, ठीक है, आपने पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अब ये कह रही है ना कि 45 सीट वैसा मत दो जिसमें 3-4 बार से महागठबंधन का उम्मीदवार हारता रहा है, आरजेडी हारती रही है। और ऊपर से पप्पू यादव कह दे रहे हैं कि सीएम चुनाव के बाद तैयार, रिजल्ट के बाद चुना जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं कहीं ना कहीं आरजेडी पर दबाव तो बना रही है। क्या डॉक्टर संजय आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे आरजेडी ने राहुल के नेतृत्व को लेकर के बयान दिया, राहुल के खिलाफ बयान दिया, कांग्रेस भी अब ये समझ बैठी है कि आरजेडी कभी भी दगा दे सकती है,
छोड़ सकती है, इसलिए हम अपनी जमीन मजबूत करें। इसलिए अब राहुल गांधी ने किसी बात की परवाह नहीं की, कन्हैया को उतार दिया, जमीन मजबूत करो, अपर कास्ट को साधो, कृष्णा अल्लावरू उतर आए, दलितों को साधो, और अगर ये दोनों सध गए तो मुसलमान भी हमारी तरफ कभी भी आ जाएंगे, क्योंकि और जगह तो आए बीजेपी के खिलाफ, हम जहां जहां खड़े हैं वहां पर आए हैं। तो ऐसे में पार्टी पुनर्जीवित बिहार में हो सकती है। हम परजीवी नहीं रहेंगे, कम से कम हमें सहजीवी का स्टेटस चाहिए। क्या कहते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो 90 तक तो बिहार में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत थी सबको पता है। और कांग्रेस पार्टी अगर अपनी जमीन मजबूत करती है, देखिए तेजस्वी जी सासाराम की सभा में कहते हैं कि अलायंस लोकसभा तक के लिए था। लालू प्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता को करनी चाहिए। कांग्रेस के एतराज पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एतराज से क्या फर्क पड़ता है। तो लालू प्रसाद जी और आरजेडी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया है, और 70 सीट तो खैर मिलने से रहा। तो कांग्रेस को लग रहा है कि हमें खोने के लिए क्या है, जो कुछ भी मिलेगा हमको तो पाने ही के लिए मिलेगा। तो अगर बिहार में हमको वैसी सीटें दे दी जाएगी जो सीट कभी महागठबंधन जीतती ही नहीं है, तो केवल हम हारने के लिए बिहार में चुनाव लड़ते रहे। ठीक है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, जितनी सीटें हम जीत पाएंगे। और अगर लगेगा आरजेडी को कि नहीं उनको हमारी जरूरत है, हमारी भी बिहार में जमीन है, हमारा भी एक राजनीतिक समीकरण है। कांग्रेस का लोकसभा में स्ट्राइक रेट देखिए ना भाई, 9 सीट उसको मिला, 3 जीत गए। आरजेडी 24 सीट पर लड़ी, 4 जीते। तो लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया रहा। और दिल्ली चुनाव के बाद अगर आप पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ व्यवहार किया, कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हम जीत तो नहीं पाए लेकिन आपको भी हम सत्ता में आने से रोक दिए। वो कॉन्फिडेंस है बिहार के चुनाव में भी, और इसीलिए वो कन्हैया को भी उतारे, कृष्णा अल्लावरू को भी कहे कि भाई अब जाइए और जा करके बिहार में देखिए। वो जो युवा महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है उनको टास्क दिया गया कि अब दिल्ली छोड़िए, जाकर के बिहार को साथ दिए। और उन्होंने भी आकर के जिस तरह से कहा, अजीत शर्मा और कई नेताओं का बयान, तारिक अनवर का बयान, कि भाई पहले हम लोग तय कर ले कि कैसे लड़ना है। प्रतिमा दास जो दलित नेत्री हैं और विधायिका भी हैं, वो कह रही हैं कि कुछ नेताओं को तो टिकट मिल जाता है, कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, पार्टी खड़ी कैसे होगी। कांग्रेस शायद इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है कि अगर कांग्रेस को सांगठनिक तौर पर मजबूत करनी है तो हम अपने कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिलाएंगे, और हम वैसी सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर हमारी स्थिति मजबूत होगी, हमारा समीकरण मजबूत होगा। तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि अगर एक एमाइकेबल समझौता होता है तो अच्छी बात है, लड़ेंगे साथ में। अगर नहीं होता है तो ठीक है, पोस्ट पोल अलायंस में देखा जाएगा। ठीक है, तो एमिकेबल समझौता कैसे होगा रामबंधु वत्स जी? अगर आप अखिलेश सिंह को पीछे करेंगे, कन्हैया को आगे करेंगे, तो आपको लगता है कि ये बात एमिकेबली बन जाएगी? लालू प्रसाद एक्सेप्ट कर लेंगे, दबाव में आ जाएंगे, तेजस्वी मान जाएंगे? आपको इसकी संभावना नजर आती है? क्या मान लिया जाए कि अब कांग्रेस पार्टी ने बिहार का कमान तेजस्वी कन्हैया के हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है, और इसी कवायद में कृष्णा अल्लावरू वहां के प्रभारी बनाए गए हैं, और पप्पू यादव की भी भूमिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण होने जा रही है? क्या देख रहे हैं आप? जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब आरजेडी के साये से बाहर आ चुकी है। उसको अब शायद ही महागठबंधन से कुछ मोह माया जुड़ा हुआ हो। वो बस अपनी चुनावी या सियासी जमीन विस्तार करना चाहती है। जैसे लालू यादव ने कहा था कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी न करके ममता बनर्जी कर सकते हैं, तो इसी तरीके का एक ठोस जवाब अब राहुल गांधी के जरिए लालू यादव को मिल रहा है। ये कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को अपना नेतृत्व दी हो या न दी हो, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी का तेवर बदल गया है। अब कांग्रेस पार्टी अब उसका एक लौता मकसद सिर्फ इतना है कि वो अपनी सियासी जमीन को कैसे विस्तार करती है और अपना वो महत्व बताए कि उसके कारण महागठबंधन में संतुलन था, उसके कारण ही महागठबंधन में जो सीटें आती थी, जो इनका एम-वाई समीकरण का जो आकर्षण था, वो कांग्रेस पार्टी के रहने के कारण ही था। तो अपनी खासियत को राहुल गांधी बिहार में चिन्हित करते हुए ये निर्णय लिए हैं
बिहार कांग्रेस की कमान कन्हैया कुमार के हाथ में हो या ना हो, या भविष्य में चाहे जिनके हाथ में हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक नए खेमा, एक नए मोर्चे की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस अपने आप को डेवलप भी कर रही है और अपनी सियासी जमीन को भी वो देख रही है कि कैसे उसको रिवाइव किया जा सकता है, कहां तक उसकी जमीन स्थिर है और कैसे बढ़ सकता है। चलिए, गंभीर सवाल यही है और यही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दरअसल विधानसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के दिलो दिमाग में कन्हैया कुमार ने, खासतौर पर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कन्हैया कुमार ने, संदीप सिंह ने, एक राहुल गांधी के बेहद खास हो चुके हैं, एक प्रियंका गांधी के खास हो चुके हैं, और दोनों जेएनयू में जो युवा हैं, छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं। जी हां, तो छात्र अध्यक्ष रहने के बाद ये दोनों अब कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं के आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, बेहद करीब हैं, और दोनों इस बात को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि 2029 में कांग्रेस का स्कोप तभी बनेगा जब बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस मजबूत होगी। और इसलिए कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दलों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनके टर्म्स पर राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को अपना पैर पसारना चाहिए। कांग्रेस अगर अपने पैर पसारने का प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस 2029 में सत्ता संभालने की हकदार हो सकती है, नहीं तो ये क्षेत्रीय दल उन्हें, कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। और शायद इसी वजह से, जो मेरे पास जानकारी है, इसी वजह से कन्हैया को कहा गया गो अहेड, आप आगे बढ़िए। कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया, जो कि एक बार भी अभी तक लालू प्रसाद से मिलने नहीं गए। अखिलेश सिंह, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस हाईकमान से लालू प्रसाद का मैसेज तक ले गए हाईकमान के पास, लेकिन राहुल गांधी ने उसको खास तवज्जो नहीं दिया। मतलब बहुत साफ है कि अब कांग्रेस वापस अपना रिवाइवल चाहती है। अब कांग्रेस अपने टर्म्स पर पॉलिटिक्स करना चाहती है। कांग्रेस भले ही गठबंधन में रहे, लेकिन अपने, वो कहते हैं ना कि वो परजीवी नहीं सहजीवी के रूप में चाहती है। बहरहाल लालू यादव इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, तेजस्वी किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, कन्हैया की सक्रियता उन्हें भाएगी, ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि पहले तो भाई नहीं है। ऐसे में आगे महागठबंधन में क्या होगा, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। डॉक्टर संजय राम बंदोबस्त जी, विनय कुमार जी, आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।